हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जिसने भी देख लिया वो मुझे एग्जाम के बाद जरूर से याद करेगा। जब उसका रिजल्ट आएगा तब वह मुझे जरूर से याद करेगा कि भैया मैंने किसी की वीडियो देखी थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चंस मैं तैयार करके गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखो, एक चीज ये भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पेपर दिखाऊंगा, नहीं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये करवाऊंगा, प्लस जितने भी गद्यांश हैं सारे गद्यांश हल कराऊंगा, जितने पद्यांश हैं वो भी हल कराऊंगा, और उसके बाद निबंध वगैरह, फिर हो गया जीवन परिचय, जितनी भी चीजें हैं ना सब कुछ सारा हल मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो भले ही आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की बन जाएगी, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन एक एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर कराते चलूंगा ताकि आपको आगे चल के कहीं भी 1% की भी दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस बार जो टारगेट है ना 85 प्लस का, 85 प्लस तो आना ही चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा हो जो एकदम अपना फेल होने का मूड बना लिया कि भैया मैं तो फेल होने वाला हूं, 85 प्लस तो आना ही चाहिए। बाकी जो कि टॉपर बनना चाहता है उसका 92, 95, 98 मुझे चाहिए इस बार। अब अगर इतना चाहिए, इतना परसेंट, तो उसके लिए मेहनत भी जोरदार तरीके से करनी पड़ेगी, जो कि आपको मैं बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक। अब कहीं भी स्किप मत करना। कुछ आप और कुछ काम कर रहे हो तो उसको छोड़ के बिल्कुल फोकस के साथ बैठ जाओ कि भाई मुझे अब यह वीडियो देखनी है, अब समझना है। जो कुछ मैं बता रहा हूं इसको समझना, वो भी बढ़िया से समझना जितना चीजें बता रहा हूं, ठीक। तो देखो, अब यहां शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं हल कराते चलूंगा इसी वीडियो में। तो देखो, जो समय है, समय अपने पास है, समय कितना है, टाइम जो मिला है वह टाइम कितना है। तो देखो, जो टाइम रहेगा अपने पास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर में सबको पता रहता है। पूर्णांक 70 नंबर ये भी पता है। कुछ निर्देश हैं जो कि सामान्य निर्देश हैं, इसे पढ़ सकते हो आप लोग। इसको पढ़ने से क्या होगा कि पेपर में क्या क्या चीजें कैसे हैं वो आपको पता लग जाएगा। जैसे पहले देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, देखो दूसरा है प्रश्न 2 खंडों, खंड आ अथवा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड वाला, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो खंड आ है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे OMR सीट पर करना रहता है। अभी ये सब मैं हल कराऊंगा, ठीक, सारे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। फिर चौथा नंबर है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक लिखे गए। तो यहां तक हो गया। अब देखो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से, एक एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूं। देखो, यहां से खंड आ स्टार्ट होता है और खंड आ क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पहले पता 20 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन सारे तैयार करना। पहला क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक है। कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक। फिर है दूसरा क्वेश्चन, और जयशंकर प्रसाद की भी जितनी भी रचना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सारी कृति, ये कंकाल जो है, तितली, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें सारे तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अर्धनारीश्वर की विधाएं। अर्धनारीश्वर क्या है, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो देखो, जो अर्धनारीश्वर है यह एक निबंध है। ये क्या है, ये एक निबंध है। फिर उसके बाद अपना थर्ड नंबर, कंकाल के लेखक है। कंकाल के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल। कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, सेकंड बार यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर कलम का सिपाही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही इसकी कृति है। ये कलम का सिपाही ये किसकी कृति है, तो ये है अमृत राय की। कलम का सिपाही ये जो कृति है यह किसकी कृति है दोस्तों, ये है अमृत राय की कृति। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र किसके लेखक हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो प्रताप नारायण मिश्र ये हैं भारतेंदु युग के लेखक, ठीक, 5वें का भी। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन,
पंचवटी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो पंचवटी जो रचना है ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। छठवें का ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। पहले आपका ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत हो ही ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गद्यांश पद्यांश ये सारी चीजें हैं, जैसे ये देखो पद्यांश वगैरह है, फिर इन सभी के हल भी है, मतलब इन सभी को पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आपको दिखा दिया आप करो खुद से, नहीं, पूरा मैं खुद से हल करके बताऊंगा, खुद सारी चीजें। अब देखो यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है ये बताना है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसका आंसर क्या है, अगर आप लोग को आ रहा हो तो एक बार कमेंट भी करते जाया करो, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं। रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं ये हैं केशवदास, इस पे लगा देंगे ठीक। फिर है ललित ललाम के रचनाकार, ललित ललाम, मतिराम ललित ललाम, तो ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल की समय सीमा। अच्छा ये जो समय सीमा वाले क्वेश्चन है ना, आधुनिक काल हो गया और शुक्ल युग, ये बहुत पूछा जाता है। शुक्ल युग क्या है? 1919 से 1938 तक, और आधुनिक काल का 1843 से अब तक। ये वाला बिल्कुल टिक लगा देंगे, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? और एक चीज बता दूं स्टूडेंट, जितने भी बच्चे नए देख रहे हो ना चैनल पे, पिछली बार मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस बताए थे और सारे बच्चे एग्जाम दे के आए थे। कोई 90% पाया, कोई 95% पाया, तो कोई वहीं पे 80% पाया, कोई 85% पाया। वो सबके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे तो आप भी 90-95 आराम से ला सकते हो। आपको कहीं स्कूल कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो आप सभी अभी तुरंत पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर पढ़ो। अब देखो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो अपना ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। नाना नाना वहां नाना वेशा बिहसे शिव समाज निस्ते का, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है कि इसमें आखिर कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार होगा वह होगा हास्य रस। अच्छा इसमें एक सेकंड, इसमें रस पूछा जाना चाहिए, यहाँ पे अलंकार की जगह पहले तो एक काट के रस लिखो कि इसमें कौन सा रस होगा। तो इसमें हास्य रस होगा, ठीक। काफी ज्यादा IMP है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ये जो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें होगा रूपक अलंकार, ये लगा देंगे। बस 8 और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न खत्म, फिर गद्यांश पद्यांश से शुरू हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेमन लपेटे अटपट बिसे करुणा एन चितई इजान की लखनतन। तो ये इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? तो इन पंक्तियों में जो छंद होगा वह होगा सोरठा। 13वें का ये सी वाला सोरठा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब 13 क्वेश्चन होगा तो जाहिर सी बात है भैया इसके बाद अपना 14 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आ जाओ इस पे। और यार देखो इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, पहले पूरा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसको टाइप करना, लिखना, फिर क्या किया जाता है वहां पे आंसर्स ढूंढने, सारी चीजें प्रिपेयर करना, फिर वीडियो बनाना, इतनी देर बोलना, तो इसमें बहुत मेहनत जाती है। एक वीडियो बनाने के पीछे 5 से 7 घंटे चले जाते हैं। तो आप लोग प्लीज एक लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, आप लोग एक लाइक जरूर से कर दिया करो, ठीक। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, अनु शब्द में यहाँ रहना चाहिए, देखो 2-3 मिस्टेक हो गई, यहाँ पे रहना चाहिए अनुसार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुसार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उ प्रयुक्त है, आ या फिर अनु या अन, ठीक। तो ये बताओ, अनुसार में प्रयुक्त होगा अनु, ठीक। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, मैं मूर्ख नहीं हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? मैं मूर्ख नहीं हूं, इसके आधार पर वाक्य का भेद कौन सा होगा ये बताना है। मैं क्या होगा, तो ये चीज बतानी है, ठीक। तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। और 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, यहां पे देखो 3 गिनती आ रही है, जहां मैंने आपको बताया जहां भी
गिनती आए तो आपको क्या लगा देना है, गिनती आने पे ये द्विग समास। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विग समास। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन, मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मछली का पर्यायवाची द्विज, रसना, मीन, मूढ़, इसमें से क्या होगा? तो ये हो जाएगा मीन। मीन क्या? ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? अवन आई और मई में चली गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलता है उन पर विश्वास मत करो। तो देखो मिश्र वाक्य जो कि आपस में मिले हुए हों, तो जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन का डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है। यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो आपको यह ढूंढना है कि ये जो यह है जिसे अंडरलाइन किया गया है ये क्या है। तो ये हो जाएगा, देखो सर्वनाम होगा, सर्वनाम इसमें है, इसमें भी है, और उसके बाद यह निश्चयवाचक होगा, ये निश्चय इसमें नहीं है, तो ये वाला सही लगा दो, और पुल्लिंग है ही और एक वचन है ही। तो 19 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म। अब देखो इसके आगे बढ़ेंगे अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको तैयार रहे थे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, खास तौर पे ना आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। अब इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन, भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन में कौन सा समास होगा? भीमार्जुन का देखो आप समास विग्रह करो तो ये बनेगा भीम और अर्जुन। ठीक है, भीम और अर्जुन। तो इसमें समास पूछ रहा है, तो इसमें समास देखो और आ गया, तो और पे क्या समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होता है, तो ये वाला लगा देंगे, बिल्कुल सही 20 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी अपने खंड बा की। अब देखो खंड बा में किस किस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आता है टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आता है टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि गद्यांश रहेगा और गद्यांश आएगा 6 नंबर का, फिर पद्यांश रहेगा, फिर संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश, फिर निबंध वगैरह, ये सारी चीजें रहेंगी। चलो एक एक करके पूरा आपको हल कराते चलता हूँ, और आप एक एक करके समझते चलना। जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हल कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आप एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आएगा ना, देखो ये ऐसे आएगा, क्या लिखा? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है यहाँ पे देखो, ये गद्यांश है, फिर नीचे 2 गद्यांश। एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे गद्यांश है तो ये भी 2 रहेगा, अब पद्यांश देना है तो ये भी 2 देगा, ऑप्शनल में रहता है। अब इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 21 नंबर जो दिया गया, तो मैं यही वाला करता हूँ। क्या दिया गया है? इस गद्यांश में उत्तर देने हैं प्रश्नों के। 3 प्रश्न जो क्वेश्चन पूछेगा वो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तीसरा व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर का है, तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये है। तो देखो इसमें हम शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम हल करते हैं। ठीक, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखो पूरा हल आपके लिए तैयार किया हो, इसी को हल को ही तैयार करने में 3 घंटे लग गए हैं। ठीक है, 3 आवर लग गए हैं। तो इन सब मेहनत के लिए आपका 1 लाइक तो बनता ही है। ठीक, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्वासपात मित्र जीवन, ये वाला करके है, विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है, तो इसका संदर्भ लिखना है। यहाँ कहा गया है ना प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो वही हुआ संदर्भ। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश, इसको मैं लाल पेन से अब करता हूँ ना, लाल पेन से दिखाऊंगा तब आपको दिखेगा, नहीं तो नीले और नीले में मिक्स हो जाएगा। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतना समझ गए? ये करने का आपको 2 नंबर यहीं से मिल जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर है, देखो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो है इसकी व्याख्या करनी है। तो चलो इसकी व्याख्या करते, जो रेखा की गई है अंश। तो ये देखो, विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, इस तरीके से। तो चलो यहाँ पे व्याख्या में लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि
जिस प्रकार अच्छी औसत आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बना देता है। बिल्कुल देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, उसको खाओ तो आप बीमार रहे तो सही हो जाते हो, उसी प्रकार अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल गया और एक विश्वसनीय मित्र मिल गया तो आपके जीवन में भी जितनी भी बुराइयां होती हैं उनको हटा देता है और जीवन को एक उन्नत और सुंदर बना देता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, अब उसके बाद फिर है हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। तो देखो, हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्य में लगाएगा। मतलब हमें अपने मित्रों पे आंख मूंद के यह भरोसा होना चाहिए कि वो जो कुछ भी कहेगा वह अच्छा कहेगा और हमें उत्तम कार्य मतलब बहुत अच्छे काम में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमारे सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। मतलब ये कि अगर आप किसी गलत राह पे चलोगे तो वहां से आपको हटाएगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। अगर हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, खराब रास्तों पर चलेंगे तो वह हमें उसे अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। क्या करेगा? अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। ठीक, अब उसके बाद देखो फिर क्या है, जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा होगी, जब कभी हमें अपने उद्देश्यों के प्रति निराशा होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्राप्त करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, यहाँ लिख दो, प्रदान करता है। यह है व्याख्या। जो ये देखो, ये जो गद्यांश है इसका यहाँ से इतना जो रेखा खींचा गया है यहाँ तक का व्याख्या है। अब इतना करोगे तो इसका भी नंबर मिलेगा। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर चलो देख लेते हैं। इसका आंसर है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति को अपने मित्र जो आपके दोस्त हैं उनसे कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो वही बताया गया है कि हमें अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। निरुत्साहित मतलब होता है डिमोटिवेट। ठीक है, डिमोटिवेट। और उत्साहित करेंगे, उत्साहित मतलब होता है मोटिवेट। तो ये हो गया। तो ये चीज है, इतना करने से टोटल आपको 6 नंबर 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। 2 में से 1 करना था, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। बाकी ये एक देख सकते हो गद्यांश, 2 में से 1 ही करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों कर देना, दोनों नहीं करना है। 2 में से जो सा भी आपको आ रहा हो वो कर दोगे। अब देखो इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब 22 नंबर क्वेश्चन 22 वाला, इसमें देखो क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें भी पद्यांश दिया गया है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। देखो यह 6 नंबर का है, 6 मार्क का यह क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला ये पद्यांश है और उसके बाद एक अथवा में करके पद्यांश दिया गया है जो कि 2nd नंबर का पद्यांश है। ठीक, तो सबसे पहला पद्यांश देखते हैं। पहला पद्यांश है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवरयो ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, जेहु देहु बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन, ऊधो मन न भय 10-20। ठीक, तो ये इस तरीके से पद्यांश है। अब हमें इसमें करना है क्या चीजें करनी, क्या क्वेश्चन दिए गए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश की व्याख्या करें। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे, ये बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है तो ये 22 नंबर क्वेश्चन ना। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन में तो इसका हल, सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो यहाँ पे आ जाओ, 22 नंबर क्वेश्चन है पहला वाला, संदर्भ।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। पद नामक पाठ, ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब जैसे मान लो आप कॉपी में लिख रहे हो, सारा को नीली से लिखोगे। जैसे यहाँ पे आ जाके संकलित पद नामक पाठ से, तो ये जो पद है ना, इसको ब्लैक पेन से लिख दोगे। इसको किस पेन से लिखोगे? ब्लैक से। और ये जो रचयिता है सूरदास, इसको भी आप क्या करोगे? ब्लैक पेन से लिखोगे। अब देखो इससे होगा ये ना कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे ने आके लिखा है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया या फिर ब्लैक पेन से लिखा है, तो एक जो नजरिया होता है कॉपी चेक करने का वो बढ़िया हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर इसी में क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश की व्याख्या करें। ये जो पद्यांश दिया गया है कि ऊधव मन्ना भय 10-20, इसका व्याख्या करनी है, इस पद्यांश की व्याख्या करनी है। तो चलो आ जाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ऊधव मन्ना भय 10-20, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवित हो गई हैं, जीवन के लक्षण के रूप। अब देखो यहां से आप समझो, मैं थोड़ा आपको समझाते भी चलता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं, अब देखो गोपियों को उद्धव जी मिले हैं, अब ये उद्धव जी से श्री कृष्ण जी के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन वे उन्हें बता नहीं रहे हैं। तो देखो यहाँ पे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं, हमारा 10-20 मन नहीं है कि हम किसी और से लगा लेंगे, हमारे पास एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है, और हम बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, आखिर यह हमें बताओ। और अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव ही नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, मतलब श्री कृष्ण जी के बिना हमारा बिल्कुल भी मन सा नहीं लग रहा है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखो आगे, हमारी श्वास केवल इस आशा पे चल रही, हमारी सांस केवल इस आशा पे चल रही। यहाँ पे देखो लिखा गया है ना कि आशा लाग रहित तन श्वासा जीवा ही कोट बरीस। हमारी श्वास केवल इस आशा पे चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उन्हें के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद है श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं, फिर देखो फिर से गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। अब यहां से देखो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न अंग हो, अभिन्न मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, जानने वाले हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग, हमारा मिलन करवा सकते हो। यहाँ पे क्या है, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि तुम चाहो तो हमारा मिलन करवा सकते हो। अब लेकिन वो करवा नहीं रहे। तो देखो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। यहाँ पे गोपियां साफ साफ उद्धव जी से कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी के अलावा हम किसी और का पूजा या फिर किसी और कोई और हमारा आराध्य है ही नहीं, जो कुछ है हमारे वही हैं। तो ये है। अब इसके बाद देखो क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं? उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए? आखिर उद्धव जी गोपियों के पास कैसे पहुंचे और आखिर क्यों आए? तो देखो इसका भी आंसर है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि उद्धव जी गोपियों को मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। उद्धव जी क्या करने आए थे? मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से यहाँ पे आए थे। अब 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है तो यहां से देखते हैं पहले। अब इन दोनों में से कोई भी एक करना था। उम्मीद है एक बहुत अच्छे से आप लोग कर लिए होंगे। जो मैं बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और पेपर में आने की 100% गारंटी है। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपना कोर्स है उसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए है, जिसमें क्या क्या चीजें मिल रही है आपको। सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर मैथ, साइंस, एसएसटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, और हाँ 199 में ही ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहा है। सभी क्वेश्चन के सभी जो
सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मतलब उतने ही क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब इसको लेने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल पर स्कूल सर्च करना है। क्या सर्च करोगे? मोबाइल पर स्कूल। प्ले स्टोर पर जाना और सर्च करना मोबाइल पर स्कूल, आपके सामने ऐप आ जाएगी। हजारों बच्चे ले चुके हैं, आप भी जाओ, आप भी लो और आनंद लो उस कोर्स का। जो कुछ बताएं सिर्फ उतना तैयार कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक, बाकी अगर आपको डायरेक्टली चाहिए मैसेज आ जाए आपके पास, कैसे लेना? 7785053485 इस नंबर पर मैसेज कर देना। बाकी मैं बताया भी हूँ कि कोर्स को किस तरीके से बाय करना है, तो वहां से भी जाकर आप दे सकते हो। अब चलो हम बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 23 नंबर क्वेश्चन। देखो जो 23 नंबर क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो यह जो संस्कृत गद्यांश है, ईसा नगरी से लेके कारिता तक, इसमें से ये वाला या फिर अथवा में करके दिया गया है, और अथवा में कौन सा है? ये वाला। ठीक, इन दोनों में से कोई से भी एक का संस्कृत में ये लिखा गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका क्या करना है दोस्तों? हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखो इसमें से हम एक आपको करके दिखाते हैं। जैसे पहला वाला ही मैं करता हूं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्व प्रसिद्धा। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तस्यां ज्ञानेन प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारिता। ये इस तरीके से दिया गया है जो कि संस्कृत में गद्यांश है। अब इसका देखो क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका संदर्भ करना है और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ और अनुवाद दो चीजें करनी है, इतना ध्यान रखना। तो देखते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, तो यहां से 23 नंबर क्वेश्चन जो कि है संदर्भ। सबसे पहले तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि इसमें लेखक रचयिता तो होते नहीं, तो आपको लेखक रचयिता लिखना भी नहीं है, सिंपल से इतना लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद फिर अनुवाद करना है ना। अब देखो अनुवाद, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और अनुवाद की जगह पे वो लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे अनुवाद की जगह पे व्याख्या लिखते हैं। लेकिन व्याख्या नहीं लिखा जाता, ये चीज ध्यान रख लो, व्याख्या नहीं लिखा जाता। अगर आप ये हिंदी में कर रहे हो, अनुवाद लिखा जाता है। संस्कृत से हिंदी में कर रहे हो तो अनुवाद लिखा जाता है। अब देखो आप यहाँ पे अनुवाद लिखोगे तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला। तो ये बात हो रही किसमें? वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी के बारे में बात हो रहा है कि यही नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, मतलब इसका सेंटर है। और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है, हर जगह फैला है। और मुगल युवराज, जो कि मुगल युवराज था, कौन था? दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन, जो भारतीय दर्शन है, शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। अब देखो जब दारा सिकोह यहाँ पे आया, मुगल युवराज था, जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ के कुछ भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। अब उसके बाद भैया इतने ये लोग प्रभावित हो गए कि क्या हुआ कि यहाँ के जो उपनिषद थे, इसका भी अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। पहले तो ये संस्कृत भाषा में था, लेकिन अब संस्कृत तो आती नहीं सबको, तो ये फारसी भाषा में करा दिया। ठीक, तो यहां तक समझ जाओ। अब इसको करने के आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन होने के बाद जो आता है, यह आता है 24 नंबर क्वेश्चन। और ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस संस्कृत पद्यांश में से, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला, इन दोनों में से किसी एक का भी संस्कृत में, ठीक है, इस किसी एक का भी ये जो संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रय सैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत संतति। फिर है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति।
ठीक है, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अब इन दोनों में से कोई भी एक करना है, तो चलो ये वाला यहाँ पे करके ये वाला हल करके बताते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, और ये भी 5 नंबर का है। तो देखो सबसे पहले इसको करते हैं, और इस टाइप के जितने में पीडीएफ है ना, ये सब भी आपको कोर्स में मिलेंगे। मॉडल पेपर मिलेगा और 2025 के जितने भी पेपर हैं, जैसे ये देखो इंग्लिश का पेपर है, ठीक, ये इंग्लिश का पेपर है, और ये हिंदी का कोड देखो डीसी कोड है, अभी तो मैं आपको डीए करा रहा हूँ, ऐसे और सारे भी पेपर हैं। जैसे ये देखो साइंस का देखो कौन सा कोड है, एमए। तो ये जितने भी कोड है ना, ये सारे कोड के पेपर आपको कोर्स में मिलेंगे, जिसकी प्राइस समझ लो पूरे यूट्यूब में ना सबसे कम है। इतने कम प्राइस में मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सारे सब्जेक्ट का कोई भी नहीं करवा रहा है, और एग्जाम टाइम में आपको लाइव क्लासेस भी दूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। जो है यहाँ का संदर्भ लिखते हैं पहले, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचत, ये वाले का संदर्भ लिखते हैं। तो देखो संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। अब इसके बाद इसको करते हैं इसका अनुवाद। तो देखो इसका जो अनुवाद करेंगे, युधिष्ठिर कह रहे हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या था यहाँ पे देख लो, क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोधम हित्वा न सोचति, इसका मतलब हो गया कि मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। फिर उसके बाद है मनुष्य इच्छा जो होती है, जो चाहत होती है, जो कामना होती है, कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, बहुत ज्यादा धनी हो जाता है। और लोभम हित्वा अर्थवान होती, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, तो लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। लोभ मतलब लालच, अगर आप लालच ही छोड़ दोगे, किसी चीज के पाने की आपको इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा ही मर जाएगी, जितना है उतने में ही आप संतुष्ट हो जाओगे, ठीक, जितना है आप उतने में ही संतुष्ट हो जाओगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन, और ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि 3 नंबर का है। तो जैसे पहला है मुक्तिदूत खंडकाव्य, दूसरा है ज्योति जवाहर, फिर अग्र पूजा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे खंडकाव्य हैं, जिसमें से एक करना रहेगा। और दिखा देता हूं कि और कौन कौन से खंडकाव्य बाकी है, तो वो भी आप समझ लो किधर गया। और खंडकाव्य जो थे, काफी सारे खंडकाव्य हैं, इनमें से जो भी आए आप करो। ये देखो इतने सारे खंडकाव्य। एक चीज ध्यान रखना कि हर जिले के हिसाब से अलग खंडकाव्य होता है। जैसे आप प्रतापगढ़ से हो तो अलग खंडकाव्य है, प्रयागराज से हो अलग खंडकाव्य, गोंडा का अलग खंडकाव्य होगा, वाराणसी का अलग होगा, अयोध्या का अलग होगा, बहराइच का अलग होगा, बस्ती का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, मतलब हर जिले का अलग अलग रहता है। तो आपके जिले में जो भी हो उसको तैयार कर सकते हो, इसीलिए मैं खंडकाव्य नहीं कराया हूं, ठीक। फिर 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो देखो इसमें से जीवन परिचय लिखना है, जैसे का वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर राजेंद्र प्रसाद, इसमें से किसी भी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो अब इसमें से ये बताओ मैं किसका जीवन परिचय आपको बताऊं, इसमें से किसका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, फिर किसका जीवन परिचय आपको सुनना है, किसका जीवन परिचय जानना है, तो आप बताओ। चलो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ जीवन परिचय, वो आपको बता देता हूँ। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उनका जीवन परिचय आपको मैं बताता हूँ, और ये सब ना बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो ये देखो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, ये इनका जीवन परिचय है, लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तो समझ लो नंबर कम मिलेंगे। तो अब कहोगे भैया ठीक है ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, कम से कम ये तो बता दो। अब आप ये बता रहे हो कि ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिखोगे। अच्छा रुको, मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपके लिए जीवन परिचय लिखा हूँ, काफ़ी टाइम लगा के, आधे घंटे लगा के ढूंढ के हर जगह से लिखा हूँ। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ भैया ऐसे करके आप जीवन परिचय लिख सकते हो, ठीक। जस्ट आप ऐसे 1 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तो ये देखो ये आ गया। इस तरीके से जो जीवन परिचय लिखना है ना आपको, इस तरीके से करना है। तो देखो इनका जीवन परिचय देख लो, समझ लो। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 26 का है। तो ऊपर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का,
अब इतना करने के बाद देखो कितना ज़्यादा मेहनत आपके लिए करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो यार आप लोग का फर्ज बनता है कि भाई एक लाइक कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए वीडियो वगैरह बना सकूं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है जीवन परिचय कैसे करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। अब उसके बाद इस साइड में राइट वाले साइड में नाम, जन्म, पिता, मृत्यु, रचना ये लिख दोगे। जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, पिता देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 ईस्वी, रचना है कामना और राजसी। अब इसके बाद देखो जीवन परिचय करना, तो जीवन परिचय इस तरीके से लिखो कि पूरी नीली पेन से बीच के जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको लगे कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको काली पेन से लिख दोगे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। अब देखो यहाँ पे काली काली पेन से बीच बीच की चीजें लिखी हैं। उसके बाद स्व अध्याय ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद क्या है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए और इनके बाद 48 वर्ष की उम्र में सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, इस तरीके से इनका जीवन परिचय लिखना है। और लास्ट में इनकी जो रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा, राजसी आदि, तो इस तरीके से करना है। देखो ऐसे करोगे ना नंबर आपको तब पूरे मिलेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर ऐसे करोगे तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब ये सोचो कि जिस तरीके से कुछ भी लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाई दिया कैसे लिखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जीवन परिचय आता है, नेक्स्ट जीवन परिचय क्या है, तो ये है खवाला कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारीलाल। अब इनमें से किसी भी एक का जीवन परिचय लिखना है। अब कहोगे भैया अभी इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसको जैसे अभी आप पेज वगैरह में बताया तो वैसे लिखना है, फिर कैसे लिखना है? तो हाँ, बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। अब अगर आप चाहते हो तो मैं एक आपको बता भी देता हूँ लिखकर कि किस तरीके से करना है। देखो ये मैं लिखा हुआ हूँ जो कि है तुलसीदास का। सबसे पहले ऊपर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखना, ऊपर मैंने किया प्रश्नोत्तर संख्या डाला। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा। अब देखो ये 26 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 26 का खा डाल दिया, तो यहाँ समझ में आ गया कि मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब इसके बाद पूरा अच्छे से लिखना शुरू कर दूंगा। क्या शुरू कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा नाम, नाम क्या है, तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव और पिता इनके आत्माराम दुबे और माता इनकी हुलसी और मृत्यु 1623 ईस्वी। ठीक, इस तरीके से ये लिख देना है। अब इसके बाद है देखो जीवन परिचय, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले की राजापुर नामक गांव में हुआ था। क्या हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और तुलसीदास जी सरयू पारित ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। अब देखो इस तरीके से लिखते समय बीच बीच में जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ना, इससे क्या होता है, एग्जामिनर के मन में एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है कि भैया आखिर बच्चे ने अच्छी स्टडी की है, तभी जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करके लिखा है। तो आपको भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जितने भी मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन नहीं कर सकते तो ये देखो जैसे मैं लिखा हूं काली काली पेन से, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद जैसे इनकी माता का नाम हुलसी था, इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में ये आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भत्सना की। अब देखो एक बार क्या हुआ, इनको अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, तो ये निकल दिए भैया, आंधी तूफान नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे और निकल गए उनके पास। ठीक, अब वो चली गई थी मायके। तो अब उनकी जब पत्नी देखी कि ये हमें बिना बताए या फिर इतनी आंधी बौखे में ये आ गए यहाँ पे, तो क्या कही, अस्थि चर्म मुम्मा दे मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम होत न तय भवी। ठीक, अब इसके बाद इस फटकार को सुनकर, इस डांट को सुनकर तुलसीदास जी को वैराग्य प्राप्त हुआ
और काशी के 80 घाट, आप जानते हो कि काशी के 80 घाट नाम सुने हो ना, तो वो यही है 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी। आप जब कहीं बनारस जाओगे तो वहां पर काफी सारे घाट हैं, उसमें से एक दो घाट सबसे ज्यादा फेमस है, एक है मणिकर्णिका घाट और एक है 80 घाट। तो ये 80 घाट पे देखोगे यहीं पे 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर इनकी मृत्यु से संबंध में, मतलब इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। और कैसा दोहा प्रचलित है, तो ये देख लो, ये दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो सरी। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लो, इस तरीके से लिखोगे ना, गारंटी के साथ कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता, और ऐसे कोई पढ़ा भी नहीं रहा होगा अभी तक। तो देखो इनकी रचनाएं, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। तो ये इनकी कुछ रचनाएं। तो ये हो गया, इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया जीवन परिचय भी। 5-5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जो कि आपने देख लिया, समझ लिया। जीवन परिचय भी 10 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन आएगा। अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखो ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें एक श्लोक लिखना है। तो चलो श्लोक भी लिख ही देते हैं, आपके जो पाठ में है उसमें श्लोक। तो ये देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये है एक श्लोक जो कि आएगा 2 मार्क के लिए, 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हो गया 27 नंबर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। कैसे इसको लिखो, देखो, विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक, ये हो जाएगा पहला। अब इसके बाद चौथा नंबर है, चंद्रशेखर कहाँ आसीत। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ये देखो दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, ये है पहले का और ये है चौथे का। क्योंकि इसमें कहा गया है सारे क्वेश्चन नहीं करने, ये ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, 2 प्रश्न ही करने हैं। फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन आता है। अब ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखो ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर सेकंड है वृक्षारोपण, थर्ड है मेरा प्रिय कवि, चौथा है कि नारी सशक्तिकरण। इसमें कहा जा रहा है कि इन विषयों पर निबंध लिखना है। और एक चीज आपको यहाँ पे ये समझना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये है 7 नंबर क्वेश्चन। पहले ये 9 नंबर का आता था, लेकिन अब ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो देखो इसमें से हम लिखते हैं वृक्षारोपण पर, ये लिखते हैं निबंध। अब देखो वृक्षारोपण पर निबंध 29 नंबर क्वेश्चन है। तो अब कम से कम एक चीज ध्यान रखना, 3 पेज का जब भी आप निबंध लिखना, मैं पहले से अभी आपको बता दें, 3 पेज या फिर 2.5 पेज का निबंध जरूर से रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो 1 पेज लिख कर चले आते हैं, कहते हैं भैया हमको नंबर नहीं मिलेगा। अब ये बताओ 1 पेज आप निबंध लिखोगे तो उसमें क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। सही बात है। तो देखो वृक्षारोपण पर हम यहाँ पे निबंध लिखते हैं। तो ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन, वृक्षारोपण पर निबंध। देखो सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ वृक्ष लगाना और उनका प्रयोजन करना, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, मानव के जीवन को सुखी समृद्ध संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। ठीक, ये हो गया वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ कि आखिर वृक्षारोपण होता क्या है। फिर उसके बाद देखो मानव सभ्यता का उदय और का प्रथम आश्रय, मानव सभ्यता का उदय और उनका प्रथम आश्रय प्रकृति और वन ही रहे। आपको पता होगा जब बचपन में तो ये सब घर नहीं थे ना, आज जो घर हुए बहुत सारे हाईटेक सिटी बन गई हैं, बहुत सारी चीजें बन गई, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले क्या था, लोग वन में रहते थे, जंगल में रहते थे,
पत्ते लपेटते थे। तो ये सब चीजें थी। तो क्या था, इनका जो प्रथम आश्रय था वन ही रहा है, जंगल ही रहा है। मानव को शुरुआत से ही प्रकृति से जो कुछ मिल रहा है उसके निरंतर प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। उसका देखो, सूर्य से जो चीजें हमें वृक्षों से मिल रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर वह आप चाहते हो कि वो हमें लगातार मिलती रहे, उसके लिए वृक्ष लगाने, वृक्षारोपण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर इसका जो देखो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट, मानव तथा वृक्षों का संबंध। मानव और वृक्षों का क्या संबंध है? तो देखो, मानव सभ्यता के उदय के आरंभिक समय में मनुष्य वन तथा गुफाओं में ही निवास किया तथा पेड़ों की डालियों को काटकर उसे हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। क्या कहा जा रहा है कि जो मानव सभ्यता का उदय, जब मानव सभ्यता का उदय हुआ उसके आरंभिक समय में मनुष्य, जो मानव होता है, वन और गुफाओं में ही निवास किया था और पेड़ों की डालियों को काटकर, जो पेड़ की जो डालियां होती हैं उसको काट लेता था, इसे आगे नुकीला कर दिया तो वो एक हथियार बन जाता था। अब इस तरीके से हथियार बनाकर, अब कहीं मान लो कुल्हाड़ी के शेप कैसे कर देते थे, इस तरीके से बना लेते थे और आगे नुकीला कर देते थे। तो इससे क्या होता था, जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करके वे अपना पेट भरते थे। जैसे बहुत सारी चीजें हो गई, मछली वगैरह मार के और सब चीजों से अपना पेट भरते थे और पेड़ की छाल को ही अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। अब ऐसा नहीं कि आजकल तरह जीन्स शर्ट टी शर्ट ये सब चीजें पहन रहे हैं, नहीं। वो क्या था, उस समय पेड़ की जो छाल होती है उसको ही अपने वस्त्रों के रूप और पेड़ के पत्तों को अपने भोजन पत्र के रूप में उपयोग करते थे। अब देखो, आपको पता होगा आज भी बहुत सारे लोग उधर साउथ की तरफ चले जाओगे तो जो केले का पत्ता होता है और काफी चीजें होती हैं उसमें भी खाना खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब बड़ा रहता है। तो इस तरीके से पहले भी होता था। उसके बाद वृक्षों की महत्वता। आखिर वृक्षों की क्या महत्वता है, तो ये देखते हैं। ये है मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जब मनुष्य ने जंगल छोड़ा और झोपड़ी में रहने लगे, मनुष्य ने क्या किया, जंगल को छोड़ा और झोपड़ी बना के रहने लगे, तो उनके निर्माण के लिए भी वह पेड़ के पत्तों व डाली का ही उपयोग करता था। शुरू में आपको पता होगा, आज से ज्यादा नहीं 15 से 20 साल पहले भी बहुत सारे लोग झोपड़ी में रहते थे। तो उस तरीके से वर्तमान में कुर्सी, खिड़की, दरवाजे सभी मुख्यतः लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कई प्रकार की फल, फूल, औषधियां प्राप्त होती हैं। इसमें देखो, ये जो वृक्ष है इसकी महत्वता के बारे में बताया गया है कि देखो क्या होता है, पेड़ से ही आपको फल भी प्राप्त होते हैं, फूल भी प्राप्त होते हैं, औषधियां भी, बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती हैं। उसके बाद पेड़ों की वजह से ही वर्षा होती है, ये आपको पता होगा। पेड़ होते हैं उनकी वजह से ही वर्षा होती है, जिससे हमें जल मिलता है। वर्षा के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो बहुत अच्छी एक हरियाली रहे और आप लोग के यहाँ भुखमरी ना आए, बहुत सारी चीजें ना हो, तो उसके लिए बारिश होना बहुत जरूरी है। अब बारिश कैसे होगी, जितना ज्यादा आप पेड़ लगाओगे उतनी ही ज्यादा वर्षा भी होगी। फिर है वृक्ष और प्रदूषण। तो देखो, वृक्ष और प्रदूषण ये क्या है, वर्तमान में नगरों तथा महानगरों में बहुत सारे उद्योग धंधों की संख्या बढ़ रही है। इससे धुआं तथा विषैली गैस इत्यादि निकलती है जो कि वायु को दूषित कर रही है। पेड़ पौधे विषैली गैसों को रोककर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। अतः धरती को प्रदूषण से रहित तथा यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुखी व स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। तो हमें वृक्ष संरक्षण तथा वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा। देखो, आप अगर पेड़ लगाओगे तो वो क्या है, जो गंदी हवाएं हैं उसको फिल्टर करके एक स्वस्थ हवा में बदल देता है। तो आप सभी को भी वृक्ष जरूर से लगाने चाहिए, पेड़ जरूर से लगाने चाहिए। फिर देखो, 2-3 पॉइंट इसके और है, ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 7 नंबर मिलेगा। इतना ध्यान रखना, ये सभी पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको दोस्तों 7 नंबर मिलेगा। तो देखो, इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है, मनुष्य द्वारा पेड़ों की कटाई। आपको पता होगा, ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि आजकल मनुष्यों के द्वारा पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है। तो मानव अपने आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की निरंतर कटाई कर रहा है। इंसान अपने लाभ के लिए वो क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। कटाई के परिणाम स्वरूप मनुष्य को बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि
आज से 10 से 15 साल पहले उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती थी, उतनी गर्मी नहीं रहती थी जितनी अब बढ़ रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है? पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पे टकरा रही हैं। पहले क्या था, जो ओजोन परत थी वहाँ पे रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक, आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगर गाँव में रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आप लगा सकते हो। शहर में रहते हो फिर भी आप छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो। बाकी देखो, बर्फीले पहाड़ के भाग पिघल कर बिखर रहे हैं, निरंतर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, पेड़ पौधे प्रकृति की शान, इसके कारण ही मानव अभी तक पृथ्वी पर जीवित है। फिर नेक्स्ट देखो, वृक्षारोपण का क्या महत्व है। तो देखो, वृक्ष वातावरण को शुद्ध व स्वस्थ बनाते हैं, इनसे ही बारिश होती है। जिस जगह ज्यादा पेड़ होते हैं वह ज्यादा बारिश होती है, जहां भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वन हमें शीतल छाया और हवा देते हैं। पेड़ों हमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे पेड़ हमें बचाते हैं, और पेड़ों से ही हमें फल फूल औषधियां मिलती हैं। पेड़ हमें कड़ी धूप में छांव तथा ठंडी हवा देते हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पेड़ हमारे मित्र हैं। मनुष्य का प्रारंभ भी प्रकृति और पेड़ पौधों से ही हुआ है। मनुष्य का जो स्टार्टिंग हुई है, जो प्रारंभ हुआ है, वो पेड़ पौधों और प्रकृति से ही हुआ है। अब देखो, इसका उपसंहार हम देख लेते हैं। लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। तो उपसंहार क्या है? वृक्षारोपण से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आप जितना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उससे क्या, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन की पूर्तियां होगी। तो कई प्रकार की औषधि में भी वृक्षों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को काम में लिया जाता है। वृक्षों का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। वृक्षों का महत्व दोस्तों मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा है। और जन्म से लेकर मरण तक के सारे सफर में व्यक्ति को पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा कह सकते हैं कि इंसान पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है, और वृक्षारोपण द्वारा चलाए गए अभियान में आप अपना पूरा सहयोग दें। तो इस तरीके से यह वृक्षारोपण के बारे में पूरा निबंध था। अब इस निबंध को करने के बाद आप 7 नंबर के हकदार हो जाएंगे। ठीक, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और बचा है, जो कि आप क्वेश्चन कर लोगे तो यही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और एक चीज, हाँ, जो अपना कोर्स है उस पर अभी तक के लिए ऑफर है 199। बाकी इसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी, 599 इसकी प्राइस हो जाएगी। तो आप लोग मुझे मत कहना कि भैया 599 हो गई। तो अभी जाके, आज ही जाके आप लोग देख सकते हो और कोर्स को ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे मोबाइल पर स्कूल ऐप, रजिस्टर कर लेना। क्लास 10th का वहाँ पे बैच दिखेगा, तो उस बैच पर जैसे ही ज्वाइन बटन करोगे, बाय नाउ कर लेना। कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट कर लेना, या फिर स्कैनर वहाँ पे आ जाएगा, QR स्कैन, उसको स्कैन करवा वहां पे डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे तो आपके पास आपका कोर्स पूरा खुल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। ठीक, इतना चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक, ये दोनों अथवा में करके। अब देखो, इसमें से क्या करते हैं, जो ये वाला है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिख देते हैं। तो चलो, यहाँ पे ये है, पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा हूँ और डिटेल में आपको समझाऊंगा। जब आपको लिखना है ना, तो यहाँ ऊपर ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 30। ठीक, काली पेन से डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब इतना करने के बाद फिर यहां पे लिखना सेवा में, नीली पेन से लिखना सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम आपका ध्यान क्या करना चाहते हैं? बिजली समस्या, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं पत्र, जो कि बिजली समस्या के लिए है, क्योंकि बिजली की अनियमित पूर्ति। अनियमित पूर्ति मतलब क्या, आपूर्ति मतलब क्या होती है कि कभी भी लाइट आ रही, कभी भी जा रही, कोई इसका टाइमिंग नहीं है और बहुत कम लाइट आ रही है। और देखो, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। फिर इसके बाद देखो आगे,
हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। कहा जा रहा है कि जो हमारी कॉलोनी, यहाँ पे कुछ निर्धारित नहीं है कि कब बिजली आ रही है, कब लाइट आ रही है, कब लाइट जा रही है, उसका कोई समय भी निर्धारित नहीं है। अब आगे, हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है, क्या निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। फिर देखो आगे लिखा गया है, शीघ्र कार्यवाही की आशा है। शीघ्र कार्यवाही की आशा में फिर देखो, हम आपके जैन नगर के निवासी 3-4 नाम यहाँ पे ऐसे डाल देना है। ये सब XYZ नाम समझ लो, XYZ डैश 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 डैश। दिनांक जिस भी डेट का हो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। जैसे आप डाल सकते हो 1 जनवरी 2025, कुछ भी डाल सकते हो, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से पत्र लिखना। तो देखो जो टोटल पूरा पेपर है, ये कोड कौन सा है, 801 DA। ठीक, ये कोड है 801 DA। ये पूरा अच्छे से सॉल्व करवा दिया हूँ। आप मुझे थोड़ा कमेंट बताना कि किसको किसको यह पेपर समझ में आया। जिसको समझ में आया वीडियो को लाइक करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे ही वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तैयारी में करा रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे मैं 801 DA कोड करवा दिया, अभी 4-5 कोड और बाकी है। कौन सा? DB कोड बाकी है, DC बाकी है, DD। तो ये सब भी करवाऊंगा। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेंगी।